हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इतनी मेहनत के साथ आपके सामने वीडियो पहुंच रहा है। उस मेहनत को आप समझ रहे होंगे और उस हिसाब से मेहनत कर रहे होंगे। तो मन लगा कि पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करते रहिए। तो हम लोगों ने फैराडे के प्रथम नियम को जाना था। अब हम लोग वहाँ पर हमने सीखा था कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल E = माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। ये फैराडे का पहला नियम है। आपको ये भी बताया गया कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो E = माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, जिसको हम माइनस डेल्टा n फाई अपान डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ये बातें आपको बताएंगे। अब इसके आगे हम लोगों को जानना है, समझना है। और हमने कहा था कि अगर डेल्टा टी टेंड करेगा जीरो को, यानी समय जो है वो क्या होगा, सूक्ष्म होगा, तो डेल्टा टी जब टेंड करेगा जीरो को तो E = माइनस डी फाई अपान डी टी बताया गया। इतनी बातें आपको बताई गई थी। आपको ये बताया गया था, इतनी बातें बताई गई थी। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी पहला नियम है, जिसे न्यूमैन के नियम से भी जाना जाता है। और आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो ये ऋण चिन्ह है वो क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है। उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात जानना है। इससे संबंधित हमने एक सवाल भी जाना था, समझा था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इससे संबंधित एक सवाल हम लोगों ने जान लिया था, यहाँ पर भी जान लिया था। अब इससे संबंधित एक सवाल हम लोग जानेंगे, समझेंगे और चर्चा करेंगे। सवाल कहता है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मेरी बातों को सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई = AT² + BT + C है। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई = किसके है, AT² + BT + C है। तो इसमें कई प्रश्न हैं। पहला तो कहता है कि A, B, C का मात्रक लिखिए। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि A, B, C का क्या लिखिए, मात्रक लिखिए। और दूसरा जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि यदि A = 0.2, B = 0.4, C = 0.8, यदि A बराबर किसके हो, 0.2 हो, B बराबर किसके हो, 0.4 हो और C बराबर किसके हो, 0.8 के हो, तो T = 2 सेकेंड पर, T = 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको बताया जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये किसके आधार पर लगेगा, इसमें कई बातें आपको जाननी होंगी।
और समझनी होंगी, तभी आप इसको इसमें फर्स्ट ईयर के भी कुछ टॉपिक रिलेटेड है इस क्वेश्चन में, यानी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड में आ सकता है, इसलिए इन तरह के सवालों को बहुत ध्यान से समझना है। यानी फाई बराबर क्या दिया हुआ, ए टी स्क्वायर प्लस डी टी प्लस सी, तो यहाँ पर ए बी सी का मात्रक लिखना है आपको, और यदि a बराबर 0.2, b बराबर 0.4, c बराबर 0.8 दिया है तो t बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल भी ज्ञात करना है। तो प्रिय बच्चों, आपको यह जानना है कि अगर कोई दो भौतिक राशियां यहाँ पर दो पक्षों में दी हुई हैं, इधर क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, और इधर क्या दिया हुआ है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी। तो प्रिय बच्चों, आपको यह जानना है कि यह राशि ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है कि फाई का ए टी स्क्वायर का जो मात्रक होगा वही बी टी का मात्रक होगा और वही सी का भी मात्रक होगा। यानी जो मात्रक ए टी स्क्वायर का होगा वही मात्रक बी टी का होगा और वही मात्रक सी का होगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये राशियां तभी जुड़ सकती हैं जब इनके मात्रक समान हो, सेम हो। अगर इसका मात्रक मीटर हो और इसका मात्रक किलोग्राम हो तो क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? नहीं, इनको तभी जोड़ा जा सकता है जब तीनों के मात्रक सेम हो, यानी तीनों के मात्रक किलोग्राम हो या तीनों के मात्रक मीटर हो। यानी अगर तीन राशियां आपस में जुड़ रही हैं तो इसका मतलब है कि उन तीनों के मात्रक समान होंगे। तो इसका मतलब आप जान चुके हैं कि ए टी स्क्वायर का जो मात्रक होगा वही बी टी का मात्रक होगा और वही सी का भी मात्रक होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब ये किसके बराबर है? फाई के बराबर है। इसका मतलब है कि जो फाई का मात्रक होगा वो किसके बराबर होगा? ए टी स्क्वायर के मात्रक के बराबर होगा। जो फाई का मात्रक है वो किसके मात्रक के बराबर होगा? वी टी के मात्रक के बराबर होगा। और जो फाई का मात्रक है वो किसके बराबर होगा? सी के मात्रक के बराबर होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गया होगा? सबके समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया होगा कि ये तीन राशियां हैं, तीनों जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन तीनों का मात्रक समान होना चाहिए। और जब दो पक्ष बराबर होते हैं तो बाएं पक्ष का मात्रक दाएं पक्ष के मात्रक के बराबर होता है, इसलिए फाई का जो मात्रक होगा वो उनके मात्रक के बराबर होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि फाई बराबर किस, फाई का मात्रक बराबर फाई का मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो फाई का मात्रक बराबर हो गया ए टी स्क्वायर का मात्रक। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। तो फाई का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपको बताया जा चुका है, क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। ए का मात्रक, ए टी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए का मात्रक इंटू टी स्क्वायर का मात्रक। तो यहां पर हमने लिख दिया ए का मात्रक, और टी को बताया जा चुका कि समय है। टी क्या है? समय है। और समय का मात्रक आप जानते हैं सेकेंड होता है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर है तो इंटू क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर, इंटू सेकेंड स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया ए का मात्रक। थोड़ा सा कट रहा है, फिर से मैं लिख दूं एक बार फिर से। यहाँ पर फाई का मात्रक, फाई का मात्रक बराबर किसके हो गया? ए टी स्क्वायर का मात्रक। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहां से फाई का मात्रक, फाई का मात्रक क्या हो गया? यहां पर वेबर। फाई का मात्रक क्या हो गया? वेबर हो गया। तो जब फाई का मात्रक वेबर हो गया और ए का मात्रक नहीं पता है तो आप लिख दोगे ए का मात्रक इंटू टी। टी क्या है? समय। और समय का मात्रक आप क्या जानते हो? सेकेंड। तो हो गया सेकेंड का स्क्वायर। अब आपको ए का मात्रक निकालना है तो ये गुणे में इधर आएगा, पक्षांतर कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और यहां से आपको मिलेगा वेबर बटे या वेबर प्रति सेकेंड
स्क्वायर, एक बटे में आ जाएगा और ये किसका मात्रक हो गया, ए का मात्रक हो गया। इसी तरह से फाई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, फाई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, फाई का मात्रक बराबर होगा, यहां पर क्या दिया हुआ, फाई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस डी टी प्लस सी दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। तो फाई का मात्रक बराबर किसके होगा, dt के मात्रक। फाई का मात्रक बराबर किसके हो गया, dt का मात्रक। तो फाई क्या है, वेबर। फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर। यहां पर आपने लिख दिया वेबर बराबर b का मात्रक। b का मात्रक आपको नहीं पता तो आपने लिया b का मात्रक इंटू टी। टी क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। क्लियर हो नहीं हो। तो अब ये गुणे में इधर आ क्या हो जाएगा, बटे में। पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, वेबर प्रति सेकेंड, वेबर प्रति सेकेंड। और ये किसका मात्रक हो गया, v का मात्रक हो गया। किसका मात्रक हो गया, ये v का मात्रक हो गया। मुझे लगता है क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो v का मात्रक हो गया, वेबर प्रति सेकेंड हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब फाई बराबर किसके दिया हुआ है, ए टी स्क्वायर प्लस डी टी प्लस सी। तो फाई का मात्रक बराबर किसके हो जाएगा, फाई का मात्रक बराबर हो जाएगा सी का मात्रक। फाई का मात्रक बराबर किसके हो गया, सी का मात्रक हो जाएगा। और फाई का मात्रक बराबर सी का, और फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर। तो यहां पर आपने लिख दिया वेबर, क्या लिख दिया, वेबर। और वेबर बराबर हो गया सी का मात्रक। तो ये हो गया, आपको ए बी और सी तीनों के मात्रक मिल गए हैं, तीनों के बारे में आप जान गए हैं। क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने आधे आंसर ए बी और सी का मात्रक निकाल दिया। अब आपको दिया हुआ कि यदि ए बराबर 0.2, बी बराबर 0.4 और सी बराबर 0.8, तो टी बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फाई किसका फलन है, टी का फलन है। फाई टी का फलन है, इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं कहता हूं कि फाई किस पर निर्भर करता है, टी पर निर्भर करता है। देखिए इसीलिए यहाँ पर टी बराबर क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड। तो क्या, अब देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है यहाँ। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल के कितने सूत्र आपको बताए गए, 3 सूत्र बताए गए। लेकिन जब किसी कुंडली से कह रहा है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यानी कुंडली के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जब बोल रहा है, यानी उसमें फेरे नहीं है। तो जब फेरे नहीं है यानी उसमें यन की चर्चा नहीं होगी, तो इसकी बात हो गई खत्म। अब किसकी किसकी बात होगी, या तो इसकी ये सूत्र लगाएंगे या तो ये सूत्र लगाएंगे। लेकिन यहां पर E बराबर माइनस डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकलता है, जब बाद के चुंबकीय फ्लक्स में से पहले के चुंबकीय फ्लक्स को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दिख जाता है। यहाँ पर फाई की वैल्यू ये दी हुई है। अब बाद के चुंबकीय फ्लक्स में से पहले के चुंबकीय फ्लक्स को घटाना, यहाँ से उतना, न तो आपको बाद का चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है इसमें, और ना तो पहले का चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, तो ये भी, इस पर भी आपका दिमाग नहीं पहुंचेगा। तो अब आपके पास कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन बचा, ये लगा नहीं सकते क्योंकि फेरों की संख्या नहीं है, ये लगा नहीं सकते क्योंकि बाद के चुंबकीय फ्लक्स और पहले के चुंबकीय फ्लक्स के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ये तो मैंने वैसे आपको बता दिया। लेकिन आप जैसे यहाँ पर आपको मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आपको फाई किसका फलन दिख रहा है, टी का फलन दिख रहा है, तो आपको सीधे क्या निकालना है, डी फाई बाई डी टी निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि फाई टी का फलन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी फाई बाई डी टी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, समझते हैं। देखिए
आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइए। देखिए यहां से फाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी, और हमको निकालना क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल डी फाई बाई डी टी के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डी फाई बाई डी टी। तो वास्तव में हमने बताया कि डी फाई बाई डी टी, इसका मतलब क्या होगा, डी डी टी ऑफ फाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर क्या है, फाई, क्या है, फाई, और फाई की वैल्यू कितनी है, एटी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, डी बाई डी टी ऑफ एटी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? फाई का मान रख दिया गया, समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डी बाई डी टी ऑफ एटी स्क्वायर, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, प्लस डी बाई डी टी ऑफ किसका, बी टी का, कोई दिक्कत है जी नहीं, प्लस डी बाई डी टी किसका, सी का, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरी बात को सुनते जाइएगा और फिर मैं आपको यहाँ पर बहुत सी चीजें बताने वाला हूँ, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब प्रिय बच्चों, यहाँ पर ए क्या है, अचर राशि है, तो यहाँ पर ए जब अचर राशि है तो डी बाई डी टी किसका है, ए इंटू टी स्क्वायर, ए अचर राशि है इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये बताया जा चुका है। तो आप लिखोगे ए इंटू डी बाई डी टी, ए इंटू डी बाई डी टी किसका हो गया, टी स्क्वायर, प्लस यहां पर b इंटू टी है, b अचर राशि है तो b बाहर हो जाएगा, तो b डी बाई डी टी किसका हो गया, t का, किसका हो गया, t का, यानी v इंटू डी बाई डी टी किसका हो गया, t का, और प्लस यहां पर क्या है, यहां पर तो t है ही नहीं ना, केवल क्या है, c है, और c क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है, और अचर राशि का t के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो क्या होगा बच्चों, जीरो। ये बताया जा चुका है कि अचर राशि का अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था, अगर आपको पता हो, नहीं पता है तो जान लीजिए कि डी बाई डी टी ऑफ टी पावर n इज इक्वल टू n टी पावर n माइनस 1, ये बताया जा चुका है, और उसी फार्मूले पर हम लोग यहाँ पर अवकलन करेंगे। यहाँ पर जीरो क्यों हुआ, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर t से संबंधित कोई पद नहीं मौजूद है, इसलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ से a हो जाएगा इंटू डी बाई डी टी किसका, टी स्क्वायर का, किसका, टी स्क्वायर का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर यहाँ पर चेक करें तो डी बाई डी टी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए डी बाई डी टी लिखा हुआ, डी बाई डी टी लिखा हुआ है, टी स्क्वायर, यहाँ n, n की यहाँ पर कितना, यहाँ पर है 2, n की यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम n की यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2, और t पावर n की यहाँ पर फिर से लिखेंगे 2 माइनस 1, क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बराबर किसके होगा, 2t पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 का मतलब अंडरस्टूड हो गया, तो कितना मिला इसको, 2t हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2t, समझ नहीं आ गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, b हो गया इंटू डी बाई डी टी टी का, यही फार्मूला लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से क्या मिलेगा, ये क्या हो गया, a इंटू टी प्लस बी आ गया। अब आपने डी फाई बाई डी टी निकाल लिया है, अब आप लिखोगे, इसलिए t बराबर 2 पर, कितने सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर
ई बराबर किसके होगा, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। और डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आगे बता दूं, फिर नहीं तो बहुत बच्चे चिंतित हो गए कि सर यहाँ पर माइनस आपने नहीं लिखा है, क्योंकि ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। प्रिय बच्चों, ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी आपको यही समझना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात सुना नहीं आ गया। तो अगर आप ऋण चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आप लिख देंगे कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का कौन सा मान है, संख्यात्मक मान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया। मान लिया ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है एक में प्रेरित विद्युत, मान लीजिए ई को आपने हल किया, ई को हल किया, ई की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट, और ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है, अगर -2 वोल्ट लिखा हुआ आंसर, मतलब ऑब्जेक्टिव में -2 वोल्ट केवल आंसर दिया हुआ है तो आप -2 वोल्ट को टिक कर दोगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में 2 वोल्ट दिया हुआ है तो आप क्या टिक कर देना है, +2 वोल्ट को टिक कर देना है। क्लियर हो गया क्या कि नहीं हो गया, समझ आ गया। तो यहाँ पर ई बराबर क्या हो गया, डी फाई बाई डी टी हो गया। बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब एक वैल्यू रखेंगे, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है, a इंटू 2t प्लस कितना, b एक्के में b। अब मान रखेंगे, मान रखेंगे a का मान कितना दिया हुआ है 0.2, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 0.2 इंटू 2 और इंटू t का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस b की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.8, तो ये हो गया 0.8। अब इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 0.8 प्लस 0.8, तो 0.8 और 0.8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6। और ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसलिए इसका क्या है, एक प्रकार का वोल्टेज है, आपको बताया जा चुका है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया 1.6 इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो गणना करनी थी वो कितना आ गया 1.6 वोल्ट। अब देखिए इतना समय मैंने आपको समझाने में लिया है। अब देखिए, अच्छा सॉरी, b का मान रखना था, मैंने c का मान रख दिया है, तो b का मान यहाँ पर कितना रखेंगे 0.4, c का ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर b का मान 0.4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.4, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 0.8 और प्लस 0.4 इसका टू किसके हो गया 1.2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इतना छोटा सवाल 2-3 मिनट 3 नंबर का आएगा, इतना समय इसलिए लिया गया है ताकि आप इससे परिचित हो सकें, कैसे सवाल को लगाना है, कैसे सवाल को समझना है, जान गए होंगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के सवाल आएंगे तो आप लोग हल कर लेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर जी जो इसमें तो सी का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, सी का जरूरत क्या होगा। प्रिय बच्चों, हो सकता है अब आप बहुत लोगों के मन में होगा सर जी जब ए और बी और सी का मान दिया हुआ है तो ए और बी और सी का मान आपने यहाँ पर ही क्यों नहीं रख दिया। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे। यदि आप रख देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, जो आंसर आया है वही आंसर आएगा। लेकिन प्रिय बच्चों, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि जब मैं ए बी और सी की वैल्यू यहीं पर रख देता तो हर बार हर स्टेप में मुझे ए और बी और सी की वैल्यू 0.2 पॉइंट इतना तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता। जब यहीं पर थोड़ा देखे ध्यान नहीं दिया तो पॉइंट में चेंजिंग हो गई। और जबकि जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ए और बी की केवल एक ही बार वैल्यू रखनी है, बार बार वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि एक ही बार मुझे ए और बी और सी की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर भले ही सी की वैल्यू नहीं रखी गई तो इससे आपको चिंतित नहीं किया, अरे सर इसका यूज नहीं हुआ। यही तो सवाल है। कभी कभी क्या होता है, सवाल में वो चीज़ें आपको भटकाने के लिए दे दी जाती हैं कि आपका दिमाग क्या हो जाए, भटक जाए, या आप यहीं से इस्तेमाल करना शुरू करें। तो आप बेहतर कब बनेंगे, जब आप दूसरों से अलग सोचेंगे। क्योंकि सवाल एग्जाम में सवाल लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है,
बल्कि कितने कम समय में आप किसी सवाल को लगाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से फैराडे के पहले नियम को हम लोगों ने सीखा, उससे संबंधित सवाल को भी लगाया। अब हम लोग फैराडे के दूसरे नियम को समझेंगे और जानेंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फैराडे के दूसरे नियम को, जिसे लेंज के नियम का भी कहते हैं। फैराडे का नियम क्या? द्वितीय नियम। कौन सा नियम? द्वितीय नियम। जिसे लेंज का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं इसे? लेंज का नियम भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, फैराडे का नियम। कौन सा नियम? द्वितीय नियम, जिसे लेंज का भी नियम कहते हैं। किसका नियम? लेंज का नियम। इस नियम को जानेंगे भी और इसकी व्याख्या भी हम करेंगे। तो अब आपके मन में आएगा कि सर पहले नियम की व्याख्या आपने नहीं की है। ये बच्चों, उसकी भी व्याख्या बताई जाएगी, लेकिन चूंकि पहले ये टॉपिक है इसलिए इस पर हम लोग जब तक इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी तब तक ये नियम समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसकी व्याख्या इस नियम के साथ ही कर दी जाएगी। तो इस नियम को जानने से पहले थोड़ी सी बात हमको जाननी है प्रिय बच्चों। क्या जाननी है? सुन लीजिए मेरी बातों को। मैं आपको समझाऊंगा भी, तरीका भी समझाऊंगा और वो आपको बताऊंगा भी कि यदि आप किसी कुंडली में देखते हैं कि सामने से देखते हैं कि उस कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा वामावर्त है। वामावर्त। कौन सा वर्त? वामावर्त है। यानी यदि किसी कुंडली में आप देखते हैं, सामने से देखते हैं कि उस कुंडली में या उस परिनालिका में बहने वाली धारा की दिशा वामावर्त है, तो वो सामने का जो सिरा होगा वो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। और ध्यान समझिए, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको लेंज का नियम स्पष्ट रूप से समझ में आए। और अगर दक्षिणावर्त है तो जो सामने का सिरा होगा वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। बहुत आसान है याद करने में और समझने में। दक्षिणावर्त दक्षिणी ध्रुव, वामा उत्तरी ध्रुव। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए चित्र के हिसाब से हम समझेंगे ताकि हम लोग कभी ना भूलें। वामावर्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। और दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये है, ये मान लीजिए कुंडली है, उसका फ्रंट पार्ट है, इसको आप लोग देख रहे हो। और इसमें बहने वाली धारा की जो दिशा है आपको दिख रहा होगा, वो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इसको आप यहां पर अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ये तीर किधर बना हुआ है? इधर बना हुआ कि नहीं बना हुआ? तो ये क्या दिखा रहा है कि ये इधर जा रहा है। और ये तीर किधर लगा हुआ? इधर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है? तो ये क्या दिखा रहा है कि ये इधर आ रहा है। और इसको अगर आप मिला दें तो ये कौन सा अक्षर बना? एन। और एन से क्या हुआ? नॉर्थ। एन से क्या हुआ? नॉर्थ हुआ। इसलिए आप एंटी क्लॉकवाइज अगर धारा बह रही है
तो आप सामने से देखने पर ये कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, देखिए एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए। देखिए ये तीर इधर जा रहा है और इसका भी डायरेक्शन किधर है? इधर। ये तीर इधर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? इसका भी डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो अगर इन दोनों सिरों को मिलाएंगे तो ये कौन सा अक्षर आपको बनना है? एन बनना है, इसलिए नॉर्थ पोल को प्रदर्शित करता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये याद करने का तरीका है। अगर इसी तरह से अगर ये क्या है? कुंडली है और इस कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा कैसी है? दक्षिणावर्त। तो ये इधर जाएगा और ये इधर से आएगा, तो ऐसे तो जाएगा, ये ऐसे तो जाएगा। तो यहाँ तीर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। देखिए सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? यहाँ पर ये धारा जब ऐसे ऐसे आएगी तो यहाँ पर इधर ऐसे जैसे जाएगी, नहीं जाएगी, इसलिए यहाँ पर तीर इधर है और उधर तीर इधर। कंफ्यूजन तो नहीं होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? इधर है, तो ये हो गया आपका इस तरफ, और ये क्या है? इधर है, तो ये हो गया आपका इस तरफ। तो ये बन गया, देखा आपने, इस तरह से, इस तरह से बन गया कि नहीं बन गया? देखिए देखिए इस तरह से। देखिए ये वाला पार्ट दिखा रहा है किसको? इस वाले को। ये वाला पार्ट दिखा रहा है किस वाले को? इस वाले को। और ये इस तरह से मिला दिया गया, तो ये क्या बन गया? साउथ बन गया। क्या बन गया? साउथ। तो इस तरह से समझने के लिए, यानी ये चित्र आपको किताबों में मिलेगी तो वहां पर ये चीजें लिखी नहीं रहेगी, आपको समझाने के लिए बताया गया है कि अगर वामावर्त होगा, कुंडली में धारा की दिशा किधर होगी? वामावर्त होगी, तो सामने का सिरा किसकी तरह व्यवहार करेगा? नॉर्थ पोल, एन फॉर नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। जबकि जब दक्षिणावर्त होगा तो सामने का सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रिय बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब हम लोग फैराडे के द्वितीय नियम और या लेंज के नियम को जानते हैं और समझते हैं। काफी लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है फैराडे का द्वितीय नियम, लेंज का नियम, कि प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है। उस कारण का क्या करती है? विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी फैराडे का द्वितीय नियम, जिसे लेंज के नियम को नाम से भी जाना जाता है, ये नियम ये कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, किसमें प्रेरित धारा की दिशा, चाहे वो कुंडली में हो चाहे परिनालिका में हो, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा या परिनालिका में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, जिसके कारण वह क्या होती है? स्वयं उत्पन्न होती है। तो बस आज के दिन इतना ही, इसकी व्याख्या में समय लगेगा और फैराडे के पहले नियम की भी व्याख्या करनी है, तो ये कल हम लोग जानेंगे, समझेंगे। मुझे लगता है कि जो भी आज मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या होगी तो ज़रूर हमारे पास मैसेज कीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।